So what we are doing, we are in the 91st question. The father of which of the leader has been Deputy Prime Minister of India. So the correct answer will be Mrs. Meera Kumar. Meera Kumar is the daughter of Babu Jagjivan Ram. Now please correct कर लो उसमें. Meera Kumar is the daughter of. Was नहीं है. She is alive. Meera Kumar is the daughter of Babu Jagjivan Ram, former Deputy Prime Minister of India. Study, she studied at Cambridge University. After Cambridge, she joined the Indian Foreign Service in 1973. She was elected to Parliament as a member of Indian National Congress. Now we have, let us see the second question of the Constitution of India. One is, who was the Constitution advisor to the Constituent Assembly of India? कौन है Constitution advisor? हेलो. हाँ वैसे बोलिए. हेलो. हाँ. So who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? V.N. Rao. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. If you can see the explanation, Dr. B.N. Rao was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India. Now you have to be very careful. आपको इसमें क्या दिखा था? B.N. Rao, कंफ्यूज करने के लिए, B.N. Rao was the constitutional advisor to the Constituent Assembly or the committee, not to only one. That is Constituent Assembly of India. B.R. Ambedkar is the chairman of the committee, whereas B.N. Rao is the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India, not to the committee. No advisor. Members है उसमें पूरे, but there is no advisor. Next we have concept of judicial review. नहीं, ये concept of judicial review is article number 13 में आता. Article number, that is a different thing. ये judicial review क्यों है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार. ऑप्शन सी रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मतलब कानून रहता, यू विल हैव द लॉ बट इंटीग्रेटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो रूल ऑफ लॉ कहां से लिए अपन? वी हैव टेकन रूल ऑफ लॉ फ्रॉम ब्रिटिश, यूके से लिए. नहीं नहीं, उन्हें क्या लिखा? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिए यूएसए से. जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिए यूएसए से, और अपना अपना जुडिशियल रिव्यू किस पे बेस्ड है? रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ कहां से लिए? यूके से. उसमें लिख लो आप नोट्स में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम जापान. अपने नोट्स में लिख लो, उधर ही अपने उसमें मटेरियल में लिख लो, इधर ऑप्शंस में है ना. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन टेकन बाय फ्रॉम जापान.
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए से लिए, रूल ऑफ लॉ लिए यूके से। मैच द फॉलोइंग आता या तो डायरेक्टली पूछ लेते। वी डू नॉट हैव रूल बाई लॉ, वी डू नॉट हैव रूल बाई लॉ। अपने पास रूल ऑफ लॉ है, रूल बाई लॉ नहीं है अपने पास। ठीक है। नेक्स्ट, और ये जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल से इस्तेमाल कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 13 इज जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल नंबर 32 इज द रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 एसएलपी बोलते। प्लीज राइट इट डाउन इन द नोट्स। ये पूरे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, देर ऑल आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 इज जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 32 इज रिट्स, रिट इन सुप्रीम कोर्ट। एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर कंप्लीट जस्टिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर कंप्लीट जस्टिस। 226 रिट पिटिशन फॉर हाई कोर्ट, रिट पिटिशन फॉर हाई कोर्ट, रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड जुडिशियल रिव्यू एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से कानून से आया? मैंने कौन से डॉक्ट्रिन से आया? बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस से आया? लिख लो उधर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस से आया। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस इज, प्लीज रिमेंबर द केशवानंद भारती केस। ये आया जजमेंट 1973 में। डॉक्ट्रिन बीएसडी। 1973 में आया। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। ठीक है। माने ये आप कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटा सकते। यू कैन नॉट चेंज इट। यू कैन ऐड समथिंग बट यू कैन नॉट डिलीट इट। इतना याद रखो। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आ गया समझो, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं आप, बट उसमें रिडक्शन कुछ नहीं कर सकते। दैट इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट 94th क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटी, और बोथ बी एंड सी। डीपीएसपी पार्ट 4 निकालिए, प्लीज ओपन करिए। प्लीज ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओपन करते हैं आप, डीपीएसपी निकालिए। डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में है? डीपीएसपी में बोलिए।
अरे समूह आर्टिकल बाजी है नंबर, ना। हाँ बाजी फोन कर रहे तुम। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल नंबर 36 to 51। तो उसमें आपको ये देखना है, फंडामेंटल पार्ट 3 इज फंडामेंटल, पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, 48 कैपिटल ए। यस। सो वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज ए इज is A. One is constitutional duty, B is directive principles, C is fundamental duty, D is both B and C. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पहले ये देख लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है या नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन से आर्टिकल में है? 48 कैपिटल ए। कंफ्यूजन होता उधर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? 48 कैपिटल ए। फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 वन क्लॉज जी। 51 51 वन क्लॉज जी। और क्या क्वेश्चन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी आ गया और फंडामेंटल ड्यूटी में भी आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाता? बोथ बी एंड सी। अगर आपको पूछे क्या राइट टू एनवायरनमेंट क्या फंडामेंटल राइट भी है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में आता। बट उन्हें जो क्वेश्चन पूछा अपन उसका ही आंसर दे रहे अपन। बी एंड सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 95? द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू, ऑप्शंस क्या क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिजुअरी लिस्ट। इसका मतलब क्या है? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किधर निकालना, प्लीज ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप डायरेक्टली शेड्यूल्स में आ जाओ, आफ्टर द आर्टिकल्स, शेड्यूल नंबर 7। पूरा पलटा दो। यस, शेड्यूल 1 to 12 है ना। शेड्यूल नंबर 7 पे आओ। शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्टा हैं। प्लीज ओपन योर कॉन्स्टिट्यूशन एट द बैक साइड। प्लीज ओपन द शेड्यूल नंबर 7। क्वेश्चन में मालूम रहना ना ये लिस्टा किधर है, क्वेश्चन देखते का वो याद आना। द टर्म, द आइटम एजुकेशन, द आइटम एजुकेशन कौन से लिस्ट में है पूछ रहा हूँ मैं। तो शेड्यूल 7 ओपन कर लो। पहली लिस्ट आती, लिस्ट 1। द वेरी फर्स्ट लिस्ट विल बी लिस्ट 1। लिस्ट 1 शेड्यूल 7 शेड्यूल आ गया कौन से आर्टिकल में है, ये मार्क कर लो उधर। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आता, 7th शेड्यूल कौन से आर्टिकल से आता। तो आपको याद रखना कौन आर्टिकल नंबर 246 से आता। तो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट। कभी यूनियन लिस्ट बोलता है, लिस्ट 1 बोलता। तो लिस्ट 1 का मतलब क्या होगा? यूनियन लिस्ट। अब उन्हें क्या पूछा आपको? एजुकेशन किसमें है?
एजुकेशन कौन से आइटम्स में आता? तो देखो किस में आता है एजुकेशन इसके अंदर। एजुकेशन कम्स इन द स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है, पूरा चेक कर लेना। फर्स्ट टाइम तो देखना पड़ता। ओपन योर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आइटम नंबर 25 देखो। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, डायरेक्ट आइटम पूछ रहा हूँ। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू कौन से लिस्ट में आ रहा? कॉन्करेंट लिस्ट। कौन से आर्टिकल में है, कौन से आइटम नंबर पे है, कौन सा सीरियल नंबर है उसका? सीरियल नंबर 25। तो आप उधर लिख लो। ये तो आपको क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। एजुकेशन है 20, सीरियल नंबर 25 में कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि ये एजुकेशन पे कॉन्करेंट लिस्ट में अगर है तो पार्लियामेंट भी कानून बना सकता और स्टेट भी बना सकता। इतना याद रखो। अब आर्टिकल नंबर 246 में आता। अब यूनियन लिस्ट में कितने आइटम हैं? डायरेक्टली पूछता हूँ। यूनियन लिस्ट में कितने आइटम हैं? तो लिख लीजिए उधर। प्लीज राइट इट डाउन इन द मटेरियल इटसेल्फ। यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स है। लिस्ट वन कितने आइटम है? 97 आइटम्स है। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66। 66 कितने हैं? 66। कॉन्करेंट में कितने हैं? 47। तो आपको याद रहना। डायरेक्टली पूछता हूँ। रेसिजुअरी का मतलब है ये तीन लिस्ट में भी नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस जो बचे हुआ है, जो बच गया। रेसिजुअल जो बच गया। ठीक है। सो रेसिजुअरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल नंबर 248 में दिया हुआ है रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स के बारे में। यस। और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपको किस में आता? आर्टिकल नंबर 246 में आता। और रेसिजुअरी सब्जेक्ट आता आपको आर्टिकल 248 में। तो ये तीन कौन से आर्टिकल में आएंगे? 246 में आएंगे। रेसिजुअरी सब्जेक्ट कौन से आर्टिकल में आएंगे? 248 में आएंगे। यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स है? 90 97 आइटम्स है। 97 आइटम्स है। स्टेट लिस्ट में कितने आइटम्स है? 66 आइटम्स है। 66। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आइटम्स है? 47।
47। और रेसिजुअरी पावर्स किसके हाथ में है? पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना याद रखो काफी है। पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, और एजुकेशन कौन से लिस्ट में आता? कॉन्करेंट लिस्ट में आता। और आइटम नंबर 25 डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। तो आइटम नंबर डन। तो क्वेश्चन नंबर 96, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 96। सर shall I read? यस। While interpreting the phrase equality before the law contained in Article 14 of the Constitution of India, the Supreme Court constantly maintained that equality means अब देखिए, absolute ये जो equality. क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 14, एक बार आर्टिकल नंबर 14 पढ़ लो आप। प्लीज Sure. ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल Sorry, राइट्स। article के लिए fundamental rights. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओपन करिए, आर्टिकल नंबर 14। Article number 14. Equality before law. देखिए, उसमें बहुत सारे चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज, ये कौन से कैटेगरी में आता? राइट टू इक्वालिटी के कैटेगरी में आता। और आर्टिकल नंबर 14 जब बता रहे हैं आप, जो जो वर्ड इक्वालिटी है, इसका असल मीनिंग क्या है? द स्टेट शल नॉट डिनाई एनी पर्सन। इधर लिख लो आप, आर्टिकल नंबर 14, एनी पर्सन जब भी आया उधर, इट बिलोंग्स टू बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स। आर्टिकल नंबर 14 shall be for any person। सर एक बार रिपीट करिए ना प्लीज। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 is जी। applicable to all, both इज citizens and एप्लीकेबल। non-citizens। ओके। एप्लीकेबल फॉर बोथ। citizens and non-citizens और foreigners। ओके। सिटीजन और नॉन सिटीजन और फॉरेनर्स। और सबसे ज्यादा नोट करने की बात यह है, जो उन्हें बता रहा, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और एंड नहीं उधर, इधर हाईलाइट कर लीजिए और को। अगर मैंने क्वेश्चन बारीकी से पूछा तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस नहीं है, और या ये लियो या ये लियो, देयर इज अ चॉइस। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि एनी आया तो क्या बोले और आया तो क्या बोले आप। एनी आया तो एनी का मतलब है एप्लीकेबल टू बोथ ओके एप्लीकेबल टू बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन फॉरेनर्स। एंड इक्वालिटी ओके। बिफोर द लॉ, और है इधर, ऑल आर इक्वल। अच्छा और और। और एंड नहीं है उधर। एग्जाम में जी। कंफ्यूज करने के लिए एंड दे देता हूँ। अच्छा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जी। तो ये तो अपना बेर एक्ट रीडिंग है ये। हम्म। सो क्वेश्चन क्या पूछा आपने को? वाइल इंटरप्रेटिंग द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब बताया? इक्वालिटी मीन्स व्हाट? इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स। ये ऑप्शन क्या दिया? एब्सोल्युटली इक्वालिटी अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स दिया। तो नेक्स्ट अपने इक्वल पास, ट्रीटमेंट टू ऑल सुनिए, पर्सन। सबसे पहले उधर आपने नोट्स में लिख लीजिए, आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर कंडीशनल। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता। आवर फंडामेंटल राइट्स आर आवर फंडामेंटल राइट्स है नॉट एब्सोल्यूट, दे आर कंडीशनल। नॉट एब्सोल्यूट।
Not conditional. They are not absolute, conditional. It's conditional. एब्सोल्यूट नहीं होते वो। और ए वाला रॉन्ग हो गया। Right. Equal treatment to all persons. तो अपना ऑप्शन बी क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पर्सन्स। माने कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जी जी अमीर जी जी को कुछ गलत कुछ कानून डिफरेंस नहीं करता। सी क्या जी। है, इक्वल्स। लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड। तो इसका Administered. मतलब क्या है, बी और B and C. बी एंड सी। ऑप्शन बी एंड सी। So answer will be D. आंसर विल बी डी। D. ठीक है। और ये क्या है, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ के ऊपर है ये भी। आर्टिकल जी 14 इज Article ऑल्सो fourteen. रूल ऑफ Draw. लॉ के ऊपर बेस्ड है। Rule of law. ठीक है। आर्टिकल 14 इज ऑल्सो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट जी सर. 97th क्वेश्चन देखिए। मीनिंग, व्हाट इज 97th क्वेश्चन? Now, the number of fundamental rights available in Constitution of India are option 6, 7, 8, 10. तो आप कितने हैं अपने पास? 6 है सर. 6। अपने पास है 6। पहले कितने जी थे? हाँ. 7। राइट टू, पहले इसको लिख 7 लो थे. आप, प्लीज राइट इट डाउन। जी. राइट टू प्रॉपर्टी। ओरिजिनली, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स। Originally 7 fundamental rights. 7th फंडामेंटल राइट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। ये निकाल दिए सर बाद में फिर ये. यस, राइट टू प्रॉपर्टी which was Which was deleted by deleted. 44th Deleted by 44th Amendment Act 44 1976। 1976 Fundamental Act. Fundamental Act. सर इसमें ट्विस्ट देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि 1976 से पहले कितने थे ये राइट बोल के, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स कितने थे बोल के. पूछ सकता, वही वही पूछा ना उन्हें। उन्हें अगर नॉर्मली पूछता उन्हें तो पहले कितने थे? 7। 7 थे. आज कितने हैं? 6। आज 6 है. 7। आज 7th नहीं है, कौन सा नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी। और आज क्या जी है जी. वो, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट नाउ। ओके ओके. राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए लीगल राइट। एक अगर मिनट इन्हों रुको, 90. जी. एक मिनट रुको। जी सर. तो राइट टू जी प्रॉपर्टी सर. क्या है? आज इज ए निकाल लीगल दिए, लीगल राइट है, लीगल राइट है वो. is a legal right under article number 300 capital A। 300 कैपिटल ए लीगल राइट. तो आज के तारीख में कितना है? 6 है सर. 6। बस इतना याद रखो। तो द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। राइट नाउ 6 है. 1976 में डिलीट कर दिए राइट टू प्रॉपर्टी. और ये जो 6 कौन से है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. जी सर। 14, 15, 16, 17, 18, 25 से लेकर एंड 32। ठीक है। जी सर। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 98। 98. Which one of the following fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Last time आप बोले थे all the above आया तो by default all the above ही रहता वो आंसर। लेकिन ये केसेस में नहीं है। अच्छा, जो आंसर आता एक बार पढ़ लेना। नहीं ठीक नहीं है। वो तो पढ़ लेती है, अब ये बात पॉइंट हाँ बोले तो याद था तो। हाँ, तो अभी अपन ऑल द अबव डाल दिया तो रॉन्ग हो जाता। जी। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे थोड़े बहुत। ये होता राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? अभी पढ़े थोड़ी देर पहले। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में है? वो नहीं आर्टिकल मालूम सर 25। मेरे को। ओके। आर्टिकल नंबर। आर्टिकल 25 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जी जी। रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल नंबर 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट। दैट इज 32nd heart and soul of the constitution. Question number 99. Which Please is the read question number period of 99. appointment of what is the period of appointment of Comptroller and Auditor General of India? तो पहले तो ये मालूम है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है? नहीं मालूम सर। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निकालिए। आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन 148 देखिए। 148। Controller and Auditor General of India. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या पूछा उन्हें? What is the period of appointment of the Comptroller and Auditor General of India? उनका पीरियड क्या है अपॉइंट करने का? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता? 148 ये क्या है? 6 साल या और 65 years of 65 age. ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ये याद रख लो। सर 6 years में तो क्या रहता है सर? 6 साल का टेन्यूर है। अच्छा हमें छह एक बार साल अपॉइंट हुए तो 6 साल तक रहते। अच्छा अच्छा, ओके ओके। या 6 साल नहीं हो रहे, 65 ईयर्स हो गए। 60 से कंप्लीट दोनों नहीं, रिटायर हो जाते हैं। 65 खत्म करके 65 खत्म कर 65 आते क्यों ना रिटायरमेंट हो जाता हूँ। ओके यस, ओके। विच एवर इज अर्लियर। ये जी स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना पड़ता है, जी नॉलेज जी का क्वेश्चन है ये। जी जी जी। दिस इज स्टैटिक क्वेश्चन, याद रखना। इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 148 लिख लो। इसको तो क्या है अपना, ये याद रखना है आपको। 6 ईयर्स 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है ये? 148 में है। कब तक है? 65 ईयर्स तक उम्र, या 6 ईयर्स ऑफ टेन। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, हु इज द बुलवार्क ऑफ फ्रीडम? ये आर्टिकल 128 आइटम में बोले आप? 148, 148। माने जी। पिलर, मेन मेन आइटम। हेबियस कॉर्पस इज द बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 32।